तो आज हम आप सबके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ। जो आज हमारा टॉपिक है डीलर फोर्थ सेमेस्टर का। तो टॉपिक का नाम है कक्षा कक्ष प्रबंधन। कक्षा कक्ष प्रबंधन जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट कहते हैं। तो कक्षा कक्ष पहले जो इसको जानते हैं कि कक्षा कक्ष प्रबंधन होता क्या है। कक्षा कक्ष प्रबंधन, तो ये जो कक्षा कक्ष प्रबंधन है छात्रों, ये जो है प्राचीन काल से जुड़ी हुई एक कंसेप्ट होती है। कक्षा कक्ष जो प्रबंधन है ये प्राचीन काल से जुड़ी हुई एक अवधारणा होती है। प्राचीन काल में होता क्या था, जब पढ़ने जो लिखने के लिए बेंच या अन्य सामग्रियाँ नहीं होती उपलब्ध, तो जो शुरुआती काल में से ही जो है कक्षा कक्ष ये जो प्रबंधन की प्रक्रिया अपनाई गई है। तो अगर देखा जाए तो जो वैदिक पीरियड में जैसे बैठने के लिए छात्रों को दरिया चटाई या जो साफ सफाई करते थे बैठने के लिए, या जहाँ पर गुरु बैठते थे उनकी साफ सफाई का जो मैनेजमेंट या जो प्रबंधन का कार्य उस समय भी किया जाता था। और कहने का मतलब यह है कि जो कक्षा कक्ष प्रबंधन है यह एक व्यापक अवधारणा है। कक्षा कक्ष जो प्रबंधन है यह एक व्यापक अवधारणा है। अगर इसके अंतर्गत देखें तो दो प्रकार के प्रबंधन इसमें आते हैं छात्रों। वैसे जो कक्षा कक्ष जो प्रबंधन है एक मानवीय संसाधनों का एक प्रबंधन होता है छात्रों, और जो नंबर 2 प्रबंधन होता है वो भौतिक संसाधनों का जो प्रबंधन होता है। उसी तरीके से जो कक्षा कक्ष का जो प्रबंधन होता है दो तरीकों से किया जाता है। अब हम बात करते हैं छात्रों कि जो हमारा कक्षा कक्ष जो प्रबंधन है यह शैक्षिक जो है प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। या जो शैक्षिक प्रबंधन है उस प्रबंधन की श्रेणी में इसका जो कार्य है कक्षा कक्ष की प्रबंधन करना या कक्षा कक्ष की प्रमुख व्यवस्था करना। जैसे मैंने बताया भी, अध्यापक को कक्षा में प्रवेश करते समय सर्वप्रथम जो छात्र होते हैं उनको कई नियमों का फॉलो करना चाहिए। जैसे क्या व्यवस्था है कक्षा कक्ष में, क्या नहीं है, उसको बैठने क्या व्यवस्था है, फर्नीचर है कि नहीं है, जो व्यवस्था या इसके अलावा जो दरी या टाट पट्टी है उसकी साफ सफाई से लेकर हर चीज़ का जो प्रबंध एक विद्यालय में या विद्यालय के अंतर्गत जो कक्षा कक्ष में की जाती है छात्रों, उसी को ही हम कक्षा कक्ष प्रबंधन कहते हैं। कक्षा कक्ष जो है प्रबंधन उसी को छात्रों कहते हैं। अगर देखा जाए छात्रों जो कक्षा कक्ष प्रबंधन है ये प्राचीन काल में भी विद्यमान था। मैंने आपको बताया जैसे जब उस समय जो वैदिक पीरियड था, जब वैदिक पीरियड था या जो प्राचीन काल में जो शिक्षा छात्रों को प्रदान की जाती थी, तो गुरु जो है छात्रों के समक्ष बैठाते थे या छात्रों को अपने आगे बैठाकर उनको जो कुछ शिक्षा देने का कार्य करते थे। उस समय भी कक्षा कक्ष जो प्रबंधन की प्रणाली को अपनाया जाता था। तो जैसा कि ये जो है पुराने समय से लेकर वर्तमान समय में भी यह एक व्यापक प्रक्रिया के रूप में छात्रों जानी जाती है। अब देखें तो जो शैक्षिक प्रबंधन का एक मुख्य कार्य है, शैक्षिक जो ये शैक्षिक प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य है कक्षा कक्ष प्रबंधन होता है। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन में कक्षा कक्ष की समस्त व्यवस्था करना ही कक्षा कक्ष प्रबंधन होता है। जैसे इसके कार्य में क्या होता है, अगर हम कुछ शैक्षिक प्रबंधन के अगर हम छात्रों कार्य के बारे में जान लेते हैं, जैसे कक्षा कक्ष का प्रबंधन आता है, पुस्तकालय प्रबंधन आता है, पुस्तकालय प्रबंधन के बाद जो शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रबंधन हो गया। तो कहने का मतलब ये सभी की जो है प्रबंधन का कार्य जो है शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत ही आता है। मैं आपको जो है शैक्षिक जो प्रबंधन होता है इसमें छात्रों एक आधा आता है, एक आधा प्रदा फिर प्रोसेस आता है, आधा प्रदा फिर इसी तरीके से देखें तो इसमें जो प्रोसेस या प्रक्रिया शब्द निहित होता है। तो इन्हीं तीनों से जो है शैक्षिक प्रक्रिया की क्या कह सकते हैं ये अंग हैं। अब आधा में देखिए छात्रों क्या होता है इनपुट्स में, जो आधा होता है
इसमें कुछ पार्ट्स में शामिल होते हैं छात्रों, जैसे भौतिक प्रबंध सामग्री का या तो जो भौतिक सामग्री का प्रबंध, फिर मानवीय संबंधों का जो अंग है ये आधार की श्रेणी में आते हैं। और इसी तरीके से जो है प्रदा भी है, फिर जो प्रोसेस इसका चलता है, तो प्रोसेस इसका कहने का मतलब ये सभी जो है शैक्षणिक जो प्रबंधन के कार्य के अंतर्गत ही है। लेकिन यहाँ पर जो है शैक्षिक प्रबंधन के प्रमुख कार्यों में कक्षा कक्ष प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कार्य है या एक महत्वपूर्ण प्रबंधन के रूप में ये जाना जाता है। तो अब देखिए छात्रों, मैंने आपको शैक्षिक जो प्रबंधन था इसके बारे में बता दिया कि जिस तरीके से प्रोफेसर एलन ने है, तो शैक्षिक प्रबंधन एक ऐसा प्रबंधन है जो एक प्रबंधक को करना पड़ता है। शैक्षिक प्रबंधन यह एक ऐसा प्रबंधन है जिसमें मुख्य कार्य एक प्रबंधक को करना पड़ता है। तो इसी तरीके से जो है मैं आपको अब कक्षा कक्ष प्रबंधन की जो अवधारणा या इसके जो है क्या इसके कब से विद्यमान था इसके बारे में बताया। फिर आप इसके जो है मीनिंग या अर्थ के बारे में छात्रों जान लीजिए। देखिए छात्रों, जो कक्षा कक्ष प्रबंधन है, तो कक्षा कक्ष जो प्रबंधन का सामान्य अर्थ होता है इससे संबंधित उपकरण से है। कक्षा कक्ष प्रबंधन का आशय जो है उस प्रबंधन से संबंधित उपकरणों एवं उसके भौतिक अवस्था से होता है। संबंधित जो कक्षा कक्ष से संबंधित जो टूल्स हैं, जो उपकरण हैं, और क्या क्या टूल्स होते हैं आप लोग दिमाग में बात आती होगी, जैसे उठने बैठने के लिए या उठने बैठने के लिए बेंच ऐसे फर्नीचर कहते हैं, टाट पट्टी, साफ सफाई के ढंग से कैसे बैठा जाए, एक लाइन में बैठना है कैसे, उस सब की व्यवस्था जो है ये कक्षा कक्ष प्रबंधन का जो महत्वपूर्ण अंग होता है या यही कक्षा कक्ष प्रबंधन का अर्थ है। अगर देखिए तो सीधी डिफिनेशन ये होती है, अगर कक्षा कक्ष प्रबंधन के अर्थ के बारे में पूछा जाए तो कक्षा कक्ष प्रबंधन का अर्थ होता है संबंधित उपकरणों एवं उनकी भौतिक अवस्था से होता है, जो कि छात्रों को ठीक ठीक ढंग से बैठने की व्यवस्था और एक जो लाइनों को या एक पंक्ति में कैसे बैठा जाए उसको भी सिखाने का छात्रों कार्य करता है। तो ये मैं आपको कक्षा कक्ष जो प्रबंधन है इसके बारे में छात्रों बता दिया, जो कि अर्थ के माध्यम से। फिर जो हमारे अगले टॉपिक आता है परिभाषा आता है। अब छात्रों जान लेते हैं जैसा कि जो इनकी डिफिनेशन या जो हमारा ये कक्षा कक्ष प्रबंधन है छात्रों, ये कक्षा कक्ष जो प्रबंधन है इसकी परिभाषा के बारे में देखा जाए छात्रों, तो इसमें यश के दुबे की डिफिनेशन इसमें छात्रों आती है। तो जो यश के दुबे की डिफिनेशन है उसके बाद इसमें यश शर्मा की डिफिनेशन आती है, फिर बिजोलिया बरौलिया या बिजोलिया हैं, उन्होंने भी जो है कक्षा कक्ष प्रबंधन के संदर्भ में अपनी जो डिफिनेशन को प्रस्तुत किया है। तो हमारी बारी से जिक्र करता है तो यश के दुबे की डिफिनेशन पर, तो उन्होंने ये कहा है कि जो कक्षा कक्ष प्रबंधन, तो कक्षा कक्ष प्रबंधन से तात्पर्य कक्षा के भौतिक एवं मानवीय, कक्षा के भौतिक एवं मानवीय प्रबंधों के मनोवैज्ञानिक एवं विधिक प्रबंधन से होता है, और जो कि जिससे कि शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बना जा सके। तो इस तरीके से जो यश के दुबे हैं उन्होंने जो है कक्षा कक्ष प्रबंधन के संदर्भ में छात्रों अपने डिफिनेशन को दिया है। अब मैं यश के दुबे सीधी डिफिनेशन अगर ऐसे कह सकते हैं जो यश के दुबे की है, तो उन्होंने ये कहा है कि कक्षा कक्ष प्रबंधन का आशय कक्षा के भौतिक एवं मानवीय मनोवैज्ञानिक एवं विधिक प्रबंधन से है, तो जिससे जो है शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावी बना जा सके। इसी तरीके से या यही डिफिनेशन है जो कक्षा के प्रबंधन की मैंने आपको इसके दुबे के अनुसार बताया। फिर इसी क्रम में छात्रों जो अगली डिफिनेशन शर्मा की आती है। अब जो शर्मा है उनके अनुसार देखें तो जो शर्मा है उन्होंने ये बताया है कि जो कक्षा कक्ष प्रबंधन का संबंध उन समस्त कक्षा कक्ष प्रबंधन का संबंध उन समस्त तत्वों का इसमें सम्मिलित रूप होता है जो कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से
शिक्षण अधिगम सामग्री की प्रक्रिया को ये प्रभावित करती रहती है। अब देखिए, अब छात्रों आप लोगों के जहन में बातें आती होगी कि शिक्षण अधिगम सामग्री की प्रक्रिया होती क्या है। तो पहले आप लोग देखिए जान लें कि शिक्षण, पहले तो जो शर्मा ने क्या डेफिनेशन बताया है इसके बारे में एक बार हो जान लें। देखिए, जो शिक्षण है सामान्य शब्दों में जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के या उन्होंने बताया कि जो कक्षा कक्ष प्रबंधन में उन सभी तत्वों का प्रबंधन सम्मिलित है जो कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षण अधिगम सामग्री की प्रक्रिया को प्रभावित करने का कार्य करे। तो यही जो हमारी कक्षा के प्रबंधन को की डिफिनेशन है। अब इसी क्रम में मैं आपको जो है शर्मा के बारे में बताया डिफिनेशन कि जो कक्षा कक्ष का प्रबंधन है किस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया है। अब कक्षा के प्रबंधन की जैसे मैंने यस के जो भी शर्मा हो गया, फिर थर्ड नंबर में बरौलिया की है, बरौलिया है। तो इन्होंने देखिए छात्रों किस ढंग से परिभाषित किया है, अब इसके बारे में आप लोग जानें। देखिए, जो कक्षा कक्ष प्रबंधन का संप्रत्य इन्होंने ये बताया है, जो कक्षा कक्ष प्रबंधन का संप्रत्य शिक्षण या जो है शैक्षिक अधिगम प्रक्रिया को एक शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना, या इस ढंग से कर सकते हैं। जो बरौलिया है उन्होंने ये बताया कि कक्षा कक्ष प्रबंधन का जो आशय है या कक्षा के प्रबंधन का संप्रत्य जो शिक्षण अधिगम सामग्री की प्रक्रिया में एक शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना, या तो एक शैक्षिक जो वातावरण का निर्माण किया जाता है तो उसी प्रक्रिया को छात्रों हम कक्षा कक्ष प्रबंधन के नाम से इसको जानते हैं। अब देखें, जो कि मैंने आपको प्रारंभिक छात्रों को बता दिया, इसको इंग्लिश में क्लास रूम मैनेजमेंट के नाम से छात्रों जानते हैं। जो कि कक्षा कक्ष जो मैनेजमेंट है या कक्षा का जो प्रबंधन है छात्रों, इसको हम मुख्य रूप से दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, या इनकी जो रिसोर्स होते हैं छात्रों, या इनको जो रिसोर्स हैं इनको हम दो भागों में छात्रों बांट सकते हैं। एक क्या होता है मानवीय जो संसाधन, और फिर जो नंबर दूसरा आता है वो भौतिक संसाधन। अब तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि मानवीय क्या होते हैं, आएंगे, या मानवीय संसाधन क्या है। अब छात्रों ये जान लो कि मानवीय का मतलब ह्यूमन से होता है। जो मानवीय जो रिसोर्स है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं कि मानवीय संसाधन ऐसे जो है संसाधनों को छात्रों कहा जाता है जो केवल मानव द्वारा ही जो निर्मित होती हैं, उसी जो है रिसोर्स को छात्रों हम मानवीय संसाधन के नाम से जानते हैं, जो कि यह शैक्षिक प्रक्रिया के जो आधा पार्ट हैं उसके मुख्य अंग हैं। तो अब जानते हैं कि ह्यूमन या जो मानवीय अंग है, या जो मानवीय अंग या मानवीय जो संसाधन है, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें क्या आता है, जैसे कुर्सी आता है, बेंच आता है, फर्नीचर आता है, जिनका फॉर्मेशन कहने का मतलब छात्रों ये बात यहाँ पर आती है कि जिनका फॉर्मेशन किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जो किया जाता है, तो उसी प्रक्रिया को छात्रों हम मानवीय जो है संसाधन या उसको मानवीय अंग के रूप में उसको जानते हैं। जैसे कुर्सी हो गया, फर्नीचर हो गया, या जो टिपाई हमारी बैठने के लिए होती है, तो ये सभी मानवीय जो है जो संसाधन है उसके प्रमुख अंग के रूप में ये बातें जानी जाती है। तो अब मानवीय जो संसाधन है उसी जो है संसाधन के बाद फिर नंबर जो अगले संसाधन है भौतिक संसाधन। अब देखें छात्रों कि भौतिक जो है जो संसाधन किसको कहते हैं, जिसको बोलते हैं फिजिकली रिसोर्स के नाम से छात्रों इसको हम जानते हैं। भौतिक संसाधन ऐसे संसाधनों को कहा जाता है जो केवल भौतिक द्वारा जो है निर्मित होती है। जैसे क्रीड़ा का मैदान हो गया, या जो हमारा खेल के मैदान होते हैं जहाँ पर छात्र जो है खेलने के लिए एकत्रित होते हैं, या यहाँ विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाता है। तो क्रीड़ा का मैदान हो गया, जो भवन हो गया, भवन, ये सारे जो बातें आती हैं कि आपको जो है भौतिक सामग्री के जो प्रबंध, या तो ऐसे कह सकते हैं कि भौतिक अंग
जो हमारा ये शैक्षिक प्रबंधन में जो कक्षा कक्ष प्रबंधन है छात्रों, उस कक्षा कक्ष प्रबंधन में मैं आपको जो भौतिक प्रबंधन के बारे में भी आपको इससे रूबरू कराया। तो ये मैं आगे इसको भौतिक प्रबंधन को बताने के बाद फिलहाल मैं टॉपिक यहीं पर मैं इसके डिफिनेशन के बारे में आपसे समझ बता रहे थे कि इसी जो डिफिनेशन की बात फिर आगे जो हमारा आता है छात्रों टॉपिक, वो कक्षा कक्ष प्रबंधन के उद्देश्य एम ऑफ जो है क्लासरूम मैनेजमेंट। तो अब इसके बारे में छात्रों जान लेते हैं कि क्या होता है। देखिए कक्षा कक्ष जो प्रबंधन होता है इसका भी जो फॉर्मेशन किया जाता है, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी जो है उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए इसका छात्रों फॉर्मेशन किया जाता है। तो अब जान ले इसके जो फॉर्मेशन के बारे में जो हमारा पहला जो है आता है छात्रों, इसका जो उद्देश्य है, तो इसका जो पहला उद्देश्य है शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना। तो अब इसमें देख लें कि जो कक्षा कक्ष जो प्रबंधन या क्लासरूम जो मैनेजमेंट होता है छात्रों, इसका जो पहला उद्देश्य है शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना। किस ढंग से कक्षा कक्ष प्रबंधन के माध्यम से एक विद्यालय में जो शैक्षिक इन्वायरमेंट को बनाया जा सकता है, इसकी जो पूर्ति या यही जो है कक्षा कक्ष जो प्रबंधन होता है, इसका ही प्रमुख उद्देश्य होता है कि एक विद्यालय जो परिसर होता है उसमें जो है शैक्षिक इन्वायरमेंट की पूर्ति करना या जो शैक्षिक जो है वातावरण को बनाए रखना, या तो ऐसे कह सकते हैं छात्रों जो शिक्षा के क्षेत्र में भिन्न भिन्न जो इन्वायरमेंट पाए जाते हैं या जो वातावरण का निर्माण किया जाता है, वो सभी जो है कक्षा कक्ष जो प्रबंधन होता है उसके माध्यम से ही संभव होता है, या इसी का यह उद्देश्य है जिससे शैक्षिक वातावरण का निर्माण हम कर सकते हैं। अब देखें फिर इसी की बात छात्रों जो अगली हमारी टॉपिक आती है शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उसको प्रभावशाली बनाना। तो छात्रों पहले हम जो शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया होती है या तो जो क्या है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावी किस ढंग से बना सकते हैं छात्रों, ये पहले हम जानें। तो देखिए छात्रों जो शिक्षण अधिगम अगर प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना है तो हमको सर्वप्रथम कक्षा कक्ष का जो प्रबंध करना ही अत्यंत ही आवश्यक है। जब हम कक्षा कक्ष के प्रबंधन को उचित तरीके से या कक्षा कक्ष का उचित तरीके से छात्रों प्रबंध कर लेते हैं तो इसी के सहारे हमारे जो है जो शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया होती है वो प्रभावशाली बन जाती है। अब छात्रों आप लोगों के दिमाग में ये बातें विद्यमान होती होगी कि शिक्षण अधिगम की क्या प्रक्रिया होती है। तो देखिए छात्रों अब जान लीजिए आप लोग कि शिक्षण एवं अधिगम अब जाने तो जहाँ पर होता है टीचिंग और वहीं पर होता है लर्निंग। तो शिक्षण एवं अधिगम दोनों एक जो है दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। मैंने याद बताया कहीं कहीं जो बुकें या किताबें हैं उनमें जो शिक्षण एवं जो अधिगम की प्रक्रिया दोनों को एक शब्दार्थी के रूप में जान लिया जाता है या दोनों को एक शब्दार्थी के रूप में जाना जाता है, लेकिन अगर डीपली में देखा जाए या तो गहराई में देखा जाए तो इन्हीं दोनों के बीच में परस्पर अंतर का गुण विद्यमान रहता है। अब देखें छात्रों कि शिक्षण अधिगम क्या होता है। मैंने आपको बताया कि शिक्षण का मतलब होता है, जैसे अब मैं आप कई टाइप में बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षण की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी जो है शिक्षण के द्वारा ही छात्रों में व्यवहार परिवर्तन करके संपूर्ण विकास का कार्य किया जाता है और इसी के माध्यम से जो हमारे इसका मतलब देखिए छात्रों जो टीचिंग है इसका मतलब सिखाने से होता है। जैसे इसका मतलब क्या होता है जो शिक्षा का मतलब जो सिखाने से होता है, जो अधिगम का मतलब व्यवहार में परिवर्तन से होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्मिथ ने
जो टीचिंग के बारे में बताया छात्रों कि शिक्षण का अर्थ है या जो टीचिंग होता है क्रियाओं का एक समूह होता है। क्या होता है? शिक्षण क्रियाओं का एक समूह होता है जिससे जो है अधिगम को उत्पन्न करने के का भी कार्य करता है। या तो ऐसे कह सकते हैं कि ये तो जो है दोनों से मिली जुली अवधारणा के रूप में जानी जाती है। जैसे जो मैंने आपको कोमिसार के बारे में बताया था, फिर थोड़ा सा इसके बारे में जान लें कि जो टीचिंग का अर्थ होता है प्रशिक्षण देने से होता है, शिक्षित करने से होता है, प्रोपेगेंडा करने से होता है, उपचार करने से होता है, आदेश एवं उपदेश देने से होता है। तो इन्होंने जो है ये जो टीचिंग को संदर्भ में डिफाइन किया, जबकि यही हमारे जो अधिगम जो हमारे इसको कहते हैं मशीन लर्निंग कहते हैं, इसमें जिस तरीके से क्रो एंड क्रो ने अपने जो दिया डेफिनेशन, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि आदतों ज्ञान एवं जो अभिवृत्ति होता है, एप्टीट्यूड होता है, उसका परिवर्तन, आदतों ज्ञान एवं जो अभिवृत्तियों का परिवर्तन ही इसी जो है अधिगम की प्रक्रिया कहलाती है। तो यह अधिगम की प्रक्रिया कहलाती है। तो फिलहाल छात्रों अब मैं अपने टॉपिक पे चल रहा हूँ। तो जो कक्षा कक्ष प्रबंधन है, इस कक्षा का जो प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य होता है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को हम इसी के माध्यम से प्रभावशाली बना सकते हैं। अब इसके बाद फिर जो नंबर 3 आती है डिफिनेशन, भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग। अब देखें छात्रों, जो हमारी कक्षा कक्ष जो प्रबंधन की प्रणाली है, इसका जो थर्ड प्रमुख होता है उद्देश्य कि जो भौतिक अंग है या जो मानवीय जो है रिसोर्स है, इसका हम किस ढंग से यूज कर रहे हैं, इसका हम किस ढंग से प्रयोग कर रहे हैं, या इसका जो उचित तरीके से जो प्रयोग का कार्य किया जाता है, उसी प्रक्रिया या इसका ही प्रमुख उद्देश्य है कक्षा कक्ष प्रबंधन। या जो कक्षा कक्ष प्रबंधन का तीसरा प्रमुख होता है उद्देश्य भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करना है। तो भौतिक जो है रिसोर्स के बारे में मैंने बताया कि जो भौतिक रूप में जिन संसाधनों का निर्माण किया जाता है, फिर मानवीय जो है रिसोर्स के बारे में इसके पहले बता दिया कि जो मानव द्वारा जो निर्मित होते हैं रिसोर्स होते हैं, उसको मानवीय जो संसाधन के नाम से जानते हैं। तो यही कक्षा का जो प्रबंधन होता है छात्रों, इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि भौतिक एवं मानवीय जो रिसोर्स है उसका सर्वोत्तम प्रयोग करना या अच्छे ढंग से प्रयोग करना। आप किस ढंग से इसका प्रयोग कर रहे हैं, या भौतिक संसाधन है या मानवीय संसाधन है, उसको किस ढंग से प्रयोग कर रहे हैं, इसका ही प्रयोग करना ही कक्षा कक्ष प्रबंधन है। आप देखते छात्रों, जो फोर्थ पॉइंट हमारा आ रहा है, कक्षा से संबंधित तथ्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना। अब कक्षा से संबंधित कुछ फैक्ट होते हैं, जो तथ्य होते हैं, अब उनके मध्य समन्वय या जो कोऑर्डिनेशन होता है, किस तरीके से आप समन्वय स्थापित कर सकते हैं, जो कि कक्षा कक्ष प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य होता है। जैसे कुछ फैक्ट होते हैं या जो तथ्य होते हैं, जैसे किस ढंग से लाइन में बैठना है, एक पंक्ति बना लीजिए बैठने की, तो इन सभी के मध्य जो है एक कोऑर्डिनेशन या समन्वय का होना छात्रों अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो ये जो कक्षा कक्ष जो हमारा प्रबंधन है, इस प्रबंधन का प्रमुख होता है उद्देश्य कि कक्षा से संबंधित तथ्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना है। तो इसी तरीके से जो हमारा छात्रों ये 5वां पॉइंट आता है अधिगम को अस्थायी बनाना। अब देखें छात्रों, क्या है अधिगम, मैंने आपको भी शिक्षा और अधिगम के संदर्भ में बताया, तो इसको जो है शॉर्टली देखिए अधिगम के बारे में जान ले। तो अधिगम जैसा कि ये अंग्रेजी की जो लर्निंग सबसे मिलकर बना हुआ है, तो अधिगम का अर्थ होता है छात्रों सीखने से होता है, या जिसको हम कहते हैं सीखने की प्रक्रिया के नाम से छात्रों इसको हम जानते हैं। अगर देखें तो जैसा कि जो हमारे अधिगम या सीखना एक सुउद्देश्यपूर्ण छात्रों प्रक्रिया होती है, सीखना एक
अंतःकरण की प्रक्रिया होती है। सीखना एक जीवन पर्यंत चलने वाले छात्रों एक प्रक्रिया होती है। तो लेकिन अब यहाँ पर बात आ रही है अधिगम क्या है। जैसे मैंने इसके पहले भी क्रो एंड क्रो की डिफिनेशन बताया, फिर इसके बाद मैं आपको गिलफोर्ड की डिफिनेशन बता रहे हैं कि व्यवहार के कारण, व्यवहार में आया हुआ जो कोई परिवर्तन होता है उसी को हम अधिगम कहते हैं। और इसी तरीके से क्रो एंड क्रो की अन्य तरीके से भी अपनी जो डिफिनेशन दिया है कि नवीन ज्ञान या नवीन ज्ञान एवं प्रक्रिया को प्राप्त करने की जो हमारी क्रिया होती है उसी को हम अधिगम करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा छात्रों कक्षा कक्ष प्रबंधन है उसका जो 5वां प्रमुख होता है उद्देश्य अधिगम को अस्थायी बनाना, या हमारे जो सीखने की प्रक्रिया होती है इसको किस ढंग से आप अस्थायी बना सकते हैं, इसको अस्थायी बनाना ही छात्रों कक्षा कक्ष प्रबंधन का ये प्रमुख उद्देश्य होता है। फिर छठा पॉइंट छात्रों जो आता है कक्षा कक्ष, कक्षा कक्ष जो हमारा ये छठा पॉइंट है कि कक्षा कक्ष को संपूर्ण सुविधाओं से संपन्न बनाना। जैसे अब कक्षा कक्ष हमारे जो प्रबंधन है, इस प्रबंधन का जो छठा उद्देश्य है कि हमारा जो कक्षा कक्ष है उसमें जो जो सुविधाएं नहीं है उनके सभी जो सुविधा है उनकी पूर्ति करते हुए इसको आगे बढ़ाना है। जैसे स्लाइड हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, या तो कोई महापुरुषों की जो जीवनी हो गया, इस तरीके से जो है जो संपूर्ण सुविधा होती है इनको जो संपन्न कराने में कक्षा कक्ष जो प्रबंधन होता है छात्रों उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब छात्रों तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि इनकी प्रोसेस क्या होती है, जो प्रक्रिया। अब कक्षा कक्ष जो प्रबंधन हमारा है कि कक्षा कक्ष जो प्रबंधन में इसकी प्रोसेस दी आती है छात्रों, या इनकी जो प्रक्रिया आती है इनकी प्रक्रिया को हम जान लेते हैं। जैसे इसमें छात्रों आता है उचित आकार या सूटेबल जो है साइज। जैसे कक्षा का जो प्रबंधन की हमारी प्रक्रिया होती है इसमें एक उचित आकार हो, कक्षा कक्ष प्रबंधन इस तरीके से प्रबंध किया जाए कक्षा कक्ष के, जो कि छात्रों के बैठने के लिए बिल्कुल बेहतर रहे, या उनका जो एक उचित आकार बना रहे कि जो छात्र कम या ज़्यादा आए उसमें जो किसी तरीके से जो है कोई दिक्कत या समस्या उत्पन्न हो, और इस तरीके से कक्षा कक्ष बना हो जो कि जो छात्र बैठते हों उनको किसी भी कार्य को करने में कोई दिक्कत या समस्या न हो। कहने का मतलब एक जो है कक्षा के प्रबंधन की प्रक्रिया जो होती है इसमें एक उचित आकार का होना अत्यंत ही मस्ट होता है। और इसके बाद छात्रों जो नंबर 2 आता है इसमें उचित प्रकाश। तो ये जो हमारा कक्षा कक्ष प्रबंधन है, जो कक्षा कक्ष प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया में उचित प्रकाश का होना भी अत्यंत आवश्यक है। जब उचित प्रकाश रहेगा तो जो छात्र या जो अध्यापक छात्रों को ब्लैक बोर्ड पर दिए हुए कार्यों को समझाने या बताने का प्रयास करेंगे तो वो सारी चीज़ें छात्र आसानी से देख सकेंगे, या फिर देखने के बाद उसको आसानी से पढ़ भी सकेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि कक्षा में या कक्षा का जो प्रबंधन की प्रक्रिया है इसमें उचित प्रकाश का भी होना छात्रों अत्यंत ही आवश्यक होता है। फिर आगे जो नंबर 3 आता है छात्रों उचित बैठने की व्यवस्था। जो हमारी कक्षा कक्ष जो प्रबंधन की प्रणाली है इसकी मुख्य प्रक्रिया के रूप में देखा जाए तो इसमें उचित बैठने की व्यवस्था या उचित तरीके से जो बैठने की व्यवस्था है वो भी अच्छी होनी चाहिए। छात्र कैसे बैठे हैं, किस पंक्ति में, किस लाइन में हो, अच्छे ढंग से जो बैठने की व्यवस्था उनकी होनी चाहिए। तो ये देखा जाए, कहा जाए ये कक्षा कक्ष प्रबंधन की जो तीसरी प्रक्रिया है जो उचित बैठने के उचित तरीके से कैसे बैठा जाए। एक लाइन छात्र बैठे हैं, कोई आगे है वो पीछे है, इस ढंग से नहीं बैठा है। तो कहने का मतलब जो कक्षा कक्ष प्रबंधन है इस प्रबंधन की जो तीसरी प्रक्रिया है उचित तरीके से बैठने की
व्यवस्था पर निर्भर करती है। फिर आगे जो आता है हमारा 4th पॉइंट, इसमें छात्रों आता है अनुशासन। अब अनुशासन के बारे में छात्रों आप लोग जान लें। देखिए छात्रों, जो अनुशासन होता है प्रत्येक जो है क्षेत्रों में, या चाहे यहाँ पर जो है शैक्षिक प्रबंधन हो, चाहे एक जो है फैक्ट्री का प्रबंधन हो, चाहे अगर अन्य क्षेत्रों का जो प्रबंधन है, अगर इससे जुड़े हुई भी बातें होती हैं तो सब में ये अनुशासन का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। अनुशासन किसी भी प्रबंध से हटा हुआ नहीं है, यानी जो अनुशासन है वो प्रत्येक क्षेत्रों में विद्यमान रहता है, या प्रत्येक प्रकार के प्रबंध होते हैं उसमें भी अनुशासन की प्रक्रिया प्रायः उसमें निहित होती है। तो मैंने आज बताया कि अनुशासन होता क्या है, किसी व्यक्ति विशेष के अंतर्गत या निहित होकर किसी महत्वपूर्ण कार्यों को जो किया जाता है उसी को हम अनुशासन कहते हैं। जैसे इसको अंग्रेजी में छात्रों डिसिप्लिन के नाम से इसको जाना जाता है। कहने का मतलब जो अनुशासन है उसमें जो है, या तो अनुशासन का कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो ये अनुशासन की बात, फिर अगली जो हमारी प्रक्रिया आती है इसमें कक्षा कक्ष प्रबंधन में इन्वायरमेंट। तो अब छात्रों इन्वायरमेंट के बारे में जान लेते हैं। इन्वायरमेंट जैसा कि इसको हम वातावरण या इनको हम पर्यावरण के नाम से इसको जाना जाता है। यह भी कक्षा कक्ष की जो प्रबंधन होती है उसकी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया इन्वायरमेंट या वातावरण होती है। यानी जो कक्षा कक्ष प्रबंधन है इसका इन्वायरमेंट या वातावरण अच्छा होना चाहिए। जिस जगह इसका फॉर्मेशन कक्षा कक्ष प्रबंध का किया गया हो वो अच्छा हो, तो उनका वातावरण बाद आता है शिक्षण अध्ययन सामग्री का प्रयोग। अगर देखें छात्रों, जो हमारी कक्षा कक्ष प्रबंध की प्रणाली है, इस प्रबंधन की प्रणाली में शिक्षण अध्ययन सामग्री का किस ढंग से प्रयोग किया जा रहा है, यह भी कक्षा कक्ष प्रबंधन की एक प्रक्रिया होती है। अब जानते हैं छात्रों, इसमें जाना जाता है कि शिक्षण अध्ययन सामग्री का प्रयोग क्या है। देखिए छात्रों, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं TLM, जिसको हिंदी का जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो शिक्षण अध्ययन सामग्री के बारे में छात्रों आप लोग 3rd सेमेस्टर में ही पढ़ लिए होंगे। तो इसकी डिफिनेशन के बारे में देखा जाए तो जिस सामग्री का प्रयोग करके शिक्षक शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए करता है और विद्यार्थियों से जानने समझने सीखने के लिए जो प्रैक्टिकल करने का छात्रों कार्य करते हैं उसी प्रक्रिया को इनको हम क्या करते हैं, शिक्षण अध्ययन सामग्री करते हैं। तो ये यहाँ पर जो कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया होती है उसमें शिक्षण अध्ययन सामग्री का किस ढंग से प्रयोग किया जाता है इसका महत्वपूर्ण स्थान है। फिर देखें इसमें जो छठा या फिर अंतिम या और आगे आता है उचित जो है शिक्षण विधियों का प्रयोग। जो कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया में कुछ बातें और शामिल होती हैं कि आप किस जो है कौन कौन सी शिक्षण विधियों का कक्षा कक्ष में प्रयोग किए हैं कि जिससे कि आप किस शिक्षण की प्रक्रिया प्रभावी बन सके या प्रभावशाली बन सके। यही बातें आती हैं छात्रों। फिर उसके बाद आगे आता है छात्र सहभागिता, तो जिनको हम बोलते हैं स्टूडेंट पार्टिसिपेट कहते हैं। देखिए छात्रों, तो छात्रों में सहभागिता का होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। जैसे शिक्षक एवं छात्र में सहभागिता अगर रहेगी तो अध्यापक जो सुनाने का कार्य करेगा छात्र उसको अच्छे ढंग से सुनेगा। तो ये सारी प्रक्रिया, जैसे अध्यापक सुनाने का कार्य करेगा छात्र सुनता है, अगर अध्यापक पूछने का कार्य करता है तो छात्र जो बताने का कार्य करता है। इसी प्रक्रिया को देखा जाए तो यही छात्र सहभागिता कहते हैं। यानी अध्यापक एवं छात्र की जो परस्पर क्रिया एक साथ शामिल होती है छात्रों, उसी को हम छात्र सहभागिता कहते हैं। ये जो कक्षा कक्ष प्रबंधन है उसमें जो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है छात्र सहभागिता। अब फिर उसके अगले आता है प्रजातांत्रिक वातावरण, जिनको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट। तो प्रजातांत्रिक वातावरण कह सकते हैं, या तो इन्हीं को एक नाम और है लोकतांत्रिक वातावरण, या इन्हीं का एक नाम और है जनतांत्रिक वातावरण। तो कहने का मतलब ये छात्रों हैं, इसको हम कई नामों से जानते हैं।
तो यहाँ पर देखिए जो कक्षा कक्ष प्रबंधन की जो प्रक्रिया होती है वो प्रजातांत्रिक वातावरण में या किस लोकतांत्रिक वातावरण का फॉर्मेशन किया जा रहा है। कक्षा कक्ष प्रबंधन की ये प्रक्रिया इसमें मुख्य रूप से छात्रों निहित होती है। तो ये जो हमारा कक्षा कक्ष प्रबंधन है, जो अगला आता है फीडबैक। कक्षा कक्ष की जो प्रबंधन की प्रक्रिया होती है, इस प्रबंधन की प्रक्रिया में फीडबैक का भी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब छात्रों आपके दिमाग में बातें आती होंगी, फीडबैक क्या होता है। छात्रों देखिए, फीडबैक को हम प्रतिपुष्टि के नाम से जानते हैं। तो प्रतिपुष्टि जिनको हम आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा चुके हैं, पुनर्बलन। तो पुनर्बलन देखिए, पुनर्बलन का मतलब होता है फिर से बल देने से है या फिर से किसी टॉपिक को दोहराने से होता है। तो पुनर्बलन या फीडबैक, प्रतिपुष्टि, इसको कई नामों से छात्रों हम जानते हैं। जैसे मैंने आपको हेल्प की डिफिनेशन या पृष्ठपोषण के माध्यम से जो अध्ययन की प्रक्रिया होती है छात्रों, ये प्रभावशाली बन जाती है। तो मैंने आपको हेल्प की डिफिनेशन बता देते हैं कि उन्होंने ये बताया है कि ऐसे उद्दीपनों के प्रयोग से जिसमें अनुक्रिया की प्रक्रिया सदैव ही चलती रहती है, तो उसी को हम जो है फीडबैक या प्रतिपुष्टि कहते हैं। और देखिए, फीडबैक के बारे में बात करें तो अध्यापक छात्रों को मोटिवेट करने का कार्य करता है या उनको जो है प्रोत्साहित करने का भी छात्रों कार्य करता है कि आप कैसे सीखें, किस ढंग से प्रोत्साहित सीखने का कार्य करते हैं। तो उसी प्रक्रिया को ही छात्रों हम कहते हैं फीडबैक या इसको हम प्रतिपुष्टि के नाम से इसको हम जानते हैं। ऐसी प्रक्रिया को हम पृष्ठपोषण के नाम से इसको हम जानते हैं। तो छात्रों, इसी के साथ मैं अपनी आज के लेक्चर को समाप्त करता हूँ। फिर हम छात्रों मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ।